और आज का टॉपिक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये श्वास पर आधारित है और उसी से हम जीवित हैं, तो उसको समझने की आवश्यकता है। तो समनी जी ने जब ये कोर्स चालू किया था तो मुझसे पूछ रही थी कि ये श्लोक बाय श्लोक चलें या समरी वाइज चलें। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि ये समरी बताएंगी तो अच्छा रहेगा, श्लोक तो भावार्थ और वो उसकी टीका तो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो उन्होंने बहुत ही अनुकंपा की, वो सब मेहनत करके सो टेबल्स वगैरह बना के हमको ये ज्ञान हम तक पहुंचा रही हैं। आज हमारी संचालिका आशीषा पारीख यहाँ उपस्थित नहीं है, पर कई नए लोग हमसे जुड़े हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भी और पोखरना साहब भी हैं आज, तो मुझे बड़ी खुशी है। तो मैं समनी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंगलाचरण से शुरू करके हमको श्वास के बारे में पन्ना वना सूत्र में क्या लिखा है उसके बारे में बताएं। और जैसा वो हमको समझा रही थी अभी कि इसमें जो प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं उनको साइंटिफिक बेसिस पे हम किस प्रकार समझ सकते हैं, उस पर कार्य करना आवश्यक है। तो हम अवश्य उसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न फॉर्मुलेट करेंगे और हमें ऐसी आशा है कि आप में से कुछ लोग उसमें जुड़ेंगे। दूसरी बात जो समनी जी ने बताई कि ये मई और जून के महीने में हम ये लेक्चर स्थगित कर देंगे और फिर जुलाई से ये 37 चैप्टर्स या कुछ हैं, तो अभी तो हम 7 चैप्टर पे चल रहे हैं, तो काफ़ी ग्राउंड कवर करना है। तो हम इसके नोट्स बना रहे हैं, आशीषा बहन बना रही है। वो नोट्स भी हम अपने समझ के हिसाब से तैयार करके आपको कुछ समय में, उसमें समय लगेगा, आप में सर्कुलेट करेंगे, और ताकि जो प्रॉब्लम्स उभर के आ रही हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। तो इसके साथ ही मैं पूज्य समनी जी को निवेदन करूंगा कि वो मंगलाचरण के साथ अपना ट्यूटोरियल प्रारंभ करें। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ऐसो पंचनमुक्तारो सव्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित विद्वज्जन, प्रज्ञापना सूत्र जिसमें 36 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का अपना एक टॉपिक है, एक पर्टिकुलर थीम है, जिसके ऊपर काफी गहराई से और बहुत ही व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से और फुल डेटा के आधार पर उस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन किया गया है। हमने 6 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं 6 लेक्चर्स में। आज हम 7th चैप्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो श्वास के ऊपर है, यानी श्वास की प्रक्रिया सभी जीवों में किस तरह की होती है और उनकी जो भी प्रक्रिया में कोई चेंजेस आते हैं तो उसका कारण भी क्या बनता है। तो इसके ऊपर काफी अच्छी गहराई से इस चैप्टर के अंदर चिंतन किया गया है। आज बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है और हो सकता है थोड़ा मेडिटेशन भी इस चैप्टर के एंड में हम कर सकेंगे, जिससे कि हम भी अपनी श्वास की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ पाएं और उसको हम स्वयं किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, अपना कंट्रोल उस पर किस तरह से
बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? जी, स्क्रीन आ रही है। ओके, सो आज का चैप्टर है 7th चैप्टर प्रज्ञापना सूत्र का, जिसकी रचना आचार्य श्यामाचार्य ने की थी। और कहा जाता है वो 14 पूर्वों के जानकार थे, बहुत सूक्ष्म रूप में तत्वों के स्वरूप को जानते थे। और उन्होंने लगभग 36 चैप्टर्स 36 चैप्टर्स में इस टेक्स्ट बुक को लिखा है, इस आगम को लिखा है, जिसे उपांग आगम कहा जाता है। ये मूल अंग आगम के अंतर्गत नहीं, ये उपांग साहित्य के अंतर्गत आता है, जो कि अंगों को सपोर्ट करता है। अंगों में भगवान तीर्थंकर भगवान महावीर ने जो कुछ कहा है, उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए उपांग साहित्य यानी वो भी आगम की एक कैटेगरी है, जो आचार्यों के द्वारा विशेष रूप से लिखी जाती है। सो इस चैप्टर का थोड़ा सा हम आउटलाइंस ले रहे हैं, थोड़ा ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो बताया गया है कि श्वासों की जो संख्या है और स्पीड है, उसमें सब जीवों में अंतर रहता है। विशेष रूप से जो नरक के जीव हैं, जो स्वर्ग के जीव हैं, और जो मनुष्य लोक में मनुष्य और पशु पक्षी जो भी हमें दिखाई देते चराचर प्राणी, उनमें श्वास की प्रक्रिया किस तरह की है, इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हुए बताया गया है कि जो जीव पेनफुल स्टेट में रहते हैं, बहुत ही सीवियर पेन है, और इस तरह की सौरोफुल यानी बहुत दुखद स्थिति में इन्हें दुख का अनुभव करते हैं, निरंतर दुख का अनुभव जिनके जीवन में चलता रहता है, उनकी ब्रीदिंग बहुत ही शैलो होती है और बहुत फास्ट भी होती है और विदाउट पोज के होती है, निरंतर श्वास लेते रहते हैं। जैसे आपने अगर कुम्हार के यहाँ जो लोहार होता है, वो जिस तरह से लोहे को गर्म करने के लिए उस हवा देने वाले पंपिंग सिस्टम को जिस तरह से वो निरंतर चलाता रहता है और जिससे हवा आती रहती है, उसी तरह से जो पेनफुल स्टेट में होते हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल स्टेट में होते हैं, उनकी ब्रीदिंग विदाउट पोज चलती रहती है। तो इसके लिए स्पेशल उदाहरण दिया गया कि हेलिश बीइंग्स जो होते हैं, नरक के प्राणी, वो अत्यंत दुख और कष्टमय स्थिति में रहते हैं और उनकी श्वास एकदम निरंतर धमनी की तरह चलती रहती है। सो वो बिल्कुल पोज नहीं दिखाई देता है उसमें, और शैलो भी बहुत होती है, छोटी श्वास होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है और निरंतर चलती रहती है। दूसरा है जो जीव बहुत पीसफुल स्टेट में रहते हैं, बहुत प्लीजेंट स्टेट में रहते हैं, उनकी श्वास बहुत लंबी भी होती है। और स्पेशली जो स्वर्ग के जीव होते हैं, जिन्हें सेलेस्टियल बीइंग्स कहते हैं, जो डिवाइन बीइंग्स कहलाते हैं या हेवनली बीइंग्स कहलाते हैं, मुक्त आत्माएं नहीं, जो हेवनली बीइंग्स हैं, उन लोगों में वो बहुत प्लीजेंट स्टेट में रहते हैं, बहुत पीसफुल स्टेट में रहते हैं, और इसलिए उनका श्वास का नियम कुछ डिफरेंट है। वो बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लॉन्ग इंटरवल के बाद में ब्रीदिंग करते हैं। सब ह्यूमंस और ह्यूमंस का जहां तक प्रश्न है, तो मनुष्य और पशु पक्षी, प्लांट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये सारी चीजें जो हैं, ये सभी की श्वास का जो है अलग अलग तरीका है। कुछ फास्ट लेते हैं, कुछ स्लो लेते हैं, कुछ शैलो लेते हैं, कुछ लॉन्ग लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनकी अपनी मेंटल स्टेट किस तरह की है, उनकी फिजिकल स्टेट किस तरह की है, वो किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर है, उस हिसाब से उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा एक डिफर करती है एक दूसरे से। श्वास के संदर्भ में आगमों में दो शब्दों का प्रयोग होता है। एक तो होता है आन प्राण, आप आनापान सती, आप मेडिटेशन का नाम भी जानते हैं अच्छी तरह से, बुद्धिस्ट मेडिटेशन आनापान सती के नाम से जाना जाता है। तो आन और प्राण ये इंटरनल ब्रीदिंग प्रोसेस का नाम है, जो हमारे अंदर चलता रहता है। कभी कभी हम नाक से श्वास भले नहीं ले रहे हैं, किंतु इंटरनल ब्रीदिंग जो है वो चलती रहती है। सो उससे मनुष्य जीवित रहता है।
ऊससंति नीससंति एक दूसरे दो ये अदर वर्ड्स आते हैं, उच्छ्वास और निश्वास। जो हम नाक से श्वास लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं, इसको उच्छ्वास निश्वास कहा जाता है। और हमारे सेल के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा जो ब्रीदिंग होती है, उसे आन प्राण कहा जाता है। आन यानी लेना और प्राण यानी छोड़ना। तो इस तरह से आनमंती प्राणमंती, जिस तरह से ये क्रियाओं का, इस श्वास लेने की प्रक्रिया का उल्लेख आगमों में मिलता है। तो आप जगह जगह जहां भी श्वास की बात आई है, वहां दो तरह के श्वास की बात कही जाती है, आनमंती प्राणमंती, ऊससंति नीससंति, अर्थात इंटरनल ब्रीदिंग और एक्सटर्नल ब्रीदिंग। तो ये साइंस की भाषा में भी माना जाता है कि हमारे अंदर इंटरनल ब्रीदिंग होती रहती है, जो फुफ्फुस लंग्स के द्वारा होती है या सेल्स के लेवल पर होती है। हर सेल अपनी ओर से ब्रीथ करता है, ब्रीदिंग और ब्रीद आउट का प्रोसेस उसके अंदर भी चलती है, लंग्स के अंदर चलती है। तो जो इंटरनल ब्रीदिंग प्रोसेस है, इसका नाम है आन प्राण। और एक्सटर्नल जो हमारे नाक के द्वारा हम श्वास लेते हैं और हमें पता चलता है कि हम श्वास ले रहे हैं या श्वास छोड़ रहे हैं, तो ये उच्छ्वास और निश्वास के नाम से जाना जाता है। तो ये इंटरनल ब्रीदिंग जो है वो एक प्रकार की सटल प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग की होती रहती है। और ये नाक से श्वास लेने वाला थोड़ा क्रोध से जो हमें पता चलता है, जिसका स्पष्ट बोध होता है। अब थोड़ा सा हम श्वास के नियमों को समझने से पहले टाइम का जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। तो जैनिज्म में एक समय का मतलब होता है इंडिविजिबल यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का सबसे छोटा इंडिविजिबल यूनिट जो है, उसी को स्मॉलेस्ट टाइम यूनिट का नाम है एक समय। और आवलिका किसे कहते हैं? इन्यूमरेबल जब समय होता है तो इन्यूमरेबल समय को एक आवलिका कहा जाता है। एक उच्छ्वास यानी हम जो श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, दो चीजें हैं। तो श्वास लेने में हमें न्यूमरेबल आवलिका का टाइम लगता है और छोड़ने में भी इसी तरह से न्यूमरेबल आवलिका का टाइम लगता है। ये दोनों मिलाकर के एक प्राण कहलाता है, यानी एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मिल करके एक प्राण जितना टाइम लगता है। 7 प्राण जितना टाइम जब लगता है तो उसे एक स्तोक कहा जाता है। 7 स्तोक का एक लव होता है और 77 लव का एक मुहूर्त होता है, जिसे हम 48 मिनट का टाइम कहते हैं। इस कैलकुलेशन के आधार पर ये कहा जाता है कि ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग टेक्स 3,077 ब्रेथ्स इन 1 मुहूर्त। ये इस तरह की काउंटिंग जो है इस नियम, इस टाइम के कैलकुलेशन के आधार पर की गई है कि इतना श्वास मनुष्य एक मुहूर्त यानी 48 मिनट के अंदर लेता है। अब हम थोड़े से कुछ कॉमन रूल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जब श्वास लिया जाता है और छोड़ा जाता है तो आगम के हिसाब से उसके क्या नियम हैं। So according to Pragyapna Sutra, the duration of inhalation and exhalation of living beings depends on their life span. ये एक कॉमन प्रिंसिपल है कि किसका कितना लाइफ स्पान है, उस पर उसकी श्वास लेने का ड्यूरेशन फिक्स होता है, यानी वो कितने समय के बाद श्वास लेगा या छोड़ेगा। So if life span is of 10,000 years, then the celestial beings will take 1 breath in 7 strokes. यानी 10,000 वर्ष का अगर उसका लाइफ टाइम है, जिसको मिनिमम लाइफ टाइम कहा जाता है, विशेष रूप से नरक की प्राणियों में और जो देवता होते हैं उनका मिनिमम जो लाइफ स्पान है वो 10,000 ईयर्स का माना जाता है। चूंकि नरक के प्राणी अत्यंत कष्टमय स्थिति में रहते हैं तो उनकी श्वास तो निरंतर चलती रहती है। दे आर टेकिंग ब्रेथ विदाउट एनी पॉज, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, सो दे आर कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग इन एंड आउट। किंतु जो देवता होते हैं उनके लिए नियम है स्पेशल कि अगर उनका 10,000 ईयर्स का टाइम है, लाइफ स्पान है, तो दे आर ब्रीदिंग इन 7 strokes. They are taking 1 breath in 7 strokes. If life span is of 1 palyopam, then the living beings will take breath in many muhurtas.
यानी अनेक मुहूर्त में अगर एक पल्योपम का समय है, ज्यादातर देवी देवताओं का भी समय जो है वो 2 पल्योपम से कुछ अधिक का होता है, इसलिए वो कई मुहूर्त में एक श्वास लेते हैं। If lifespan is of Sagarupam, 1 Sagarupam, then the celestial beings will take 1 breath in 15 days. अगर उनका 1 सागरोपम का लाइफ स्पान है तो वो लगभग 15 दिन में एक श्वास लेते हैं, 15 डेज में। According to this calculation, when a Bhavanpati goat takes 1 breath, which is minimum of 7 strokes, a healthy human being takes 49 breaths at the same time. तो ये है कि इस तरह से ये जब हमने देखा कि यहाँ पर अगर 10,000 वो 7 स्ट्रोक में यानी इतना टाइम ले रहे हैं 1 ब्रेथ में, उतने समय में मनुष्य 49 ब्रेथ्स ले लेता है। ब्रीदिंग इनहेलेशन सेलेस्टियल बीइंग्स, तो हम थोड़ा सा वो आउटलाइन ब्रीफिंग करने के बाद में हम ये देख रहे हैं कि इनहेलिश बीइंग्स ब्रीदिंग प्रोसेस इज विदाउट पॉज, very fast and shallow due to extreme painful and unrest state. नरक के प्राणियों में श्वास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कोई उसमें पॉज नहीं आता है, बहुत फास्ट होती है, बहुत शैलो भी होती है, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम पेनफुल स्टेट में रहते हैं। In celestial beings, length of breath depends on the length of their life spans. किंतु देवताओं के संदर्भ में कहा जाता है कि उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस जो है उनके लाइफ स्पान पर डिपेंड करती है। उनका कितना लाइफ स्पान है उसके आधार पर उनका जो है टाइमिंग श्वास लेने का और छोड़ने का फिक्स होता है, वो हमने थोड़ा सा पहले देख लिया है। ब्रीदिंग इन सब ह्यूमंस, जहां तक पशु के बारे में बात है और जितने भी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये सब जीव का सबसे बड़ा जो चिन्ह है, लक्षण है, वो ये है कि वो ब्रीदिंग करते हैं। अगर वो जीव है तो वो जरूर ब्रीथ करेगा, तो इसीलिए अर्थ, वाटर, फायर, एयर इन सबको लिविंग मानने का एक कारण ये है कि ये सभी ब्रीदिंग करते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर इनकी पर्टिकुलर एक बॉडी भी होती है, इनके अंदर सेंस भी होता है और साथ साथ में ये भोजन भी करते हैं। ये 4 मूल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ की, कि जो भी अगर लिविंग एंटिटी है वो निश्चित रूप से फूड लेगा, तो फूड टेकिंग जो उसमें एबिलिटी होती है, उसके अंदर बॉडी होती है, उसके अंदर कोई ना कोई सेंस होता है, यानी वो 1 सेंस हो, 2 सेंस हो, 3 नहीं रह सकता। तो ये 4 बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है टू बी लिविंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे अर्थ या मिट्टी है, पौधा है, चाहे पशु है, इन सब की ब्रीदिंग के ऊपर ये है कि ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है, बहुत पेनफुल स्टेट में है या हाइपर एक्टिव स्टेट में है। तो उस कंडीशन में उनकी श्वास उतनी ही स्पीड से होने लगेगी, शैलो भी होने लगेगी। If they are in the rest state, then they may take a very slow breathing. तो उनकी ब्रीदिंग की प्रोसेस बहुत स्लो भी हो सकती है और डिपेंड करता है। कुत्ता जैसे आप देखते हैं कि 30-40 ब्रेथ्स लेता है इन मिनट में, किंतु कछुआ बहुत ही पीसफुल स्टेट में रहता है, तो इसकी ब्रीदिंग की प्रोसेस बहुत ही स्लो बताई जाती है और कहा जाता है कि हार्डली 1 श्वास या 2 श्वास 1 मिनट के अंदर लेता है और इसलिए इसकी लाइफ स्पान जो है बहुत लंबी होती है, 300 इयर्स तक की, अबाउट 200 इयर्स की इसकी लाइफ स्पान तो मिनिमम मानी गई है, 700 इयर्स भी बताया जाता है। ये कछुआ चूंकि ब्रीदिंग की प्रोसेस इसकी बहुत स्लो है, ये बहुत लॉन्ग ब्रीथ करता है, बहुत लंबे समय के बाद श्वास लेता है, मीन्स 1 मिनट में 1 या 2 श्वास हार्डली लेता है। ऐसी कंडीशन होने के कारण से इसका लाइफ स्पान बहुत लंबा होता है। किंतु कुत्ता इस कंपैरिजन में 15 से 20 वर्ष या मुश्किल से 12 वर्ष कहा जाता है उसकी लाइफ स्पान रहती है, क्योंकि वो बहुत ही स्लो लेता है, बहुत ही स्पीडली लेता है और बहुत शैलो ब्रीथ करता है। इसी तरह से प्लांट्स वगैरह का ये है कि उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस भी निरंतर चलती रहती है। सो इट डिपेंड्स ऑन देयर सिचुएशन, एनवायरनमेंट वेयर दे आर ग्रोइंग।
मनुष्य का जहां तक है कि मनुष्य में भी ब्रीदिंग का जो है वो नियम फिक्स नहीं किया जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो कितने हेल्दी हैं या अनहेल्दी स्टेट में हैं, या प्लेजेंट स्टेट में है या पेनफुल स्टेट में है, पीसफुल या अनरेस्ट की स्टेट में है, या बहुत ही बैलेंस्ड है या ओवर हाइपर एक्टिव है। तो इन सब चीजों पर बहुत कुछ उनकी श्वास की प्रक्रिया डिपेंड करती है। वो लंबा भी ले सकते हैं और बहुत शैलो भी ले सकते हैं, बहुत स्पीड से भी ले सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन देयर वे ऑफ लिविंग और एनवायरमेंट। माइंडफुल स्टेट में जब आप रहते हैं तो आपकी श्वास की ब्रीथ बहुत कम हो सकती है। ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल जस्ट जानकारी के लिए ऐड किया है, इसको हम आगमों में इस तरह से कोई उल्लेख नहीं किया है, बट मैंने जस्ट ये कहा कि माइंडफुल स्टेट या पीसफुल स्टेट में जब आप रहते हैं तो आपकी श्वास बहुत स्लो हो जाती है, और जो नॉर्मल रेट मानी जाती है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेता है मेडिकल साइंस के हिसाब से। सो आप रिड्यूस कर सकते हैं उसको 1 तक, यानी 15 से 17 श्वास न लेकर के आप 1 मिनट में 1 श्वास अगर लेते हैं तो आप खुद अपने अंदर बहुत चेंजेस पाएंगे। आपका माइंड बहुत ही एक पीसफुल और एक एनलाइटन मोड पर जाने लगता है। ये थॉटलेस स्टेट में जाना लगता है। तो ये स्थिति हमारी बन सकती है, और कुछ लोग तो बहुत ही लंबा श्वास लेते हैं जब वो माइंडफुल होते हैं, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक आपकी श्वास की रेटिंग जो है वो कम हो जाती है। इतने ज्यादा आप श्वास नहीं लेते, 15 से 17 श्वास नहीं लेते हैं, आप हार्डली 2, 3 या 6 श्वास ले पाते हैं। और जब आप डीपली माइंडफुल स्टेट में होते हैं तो आप श्वास को 1 मिनट में 1 श्वास भी, इतना कम नंबर भी कर सकते हैं। If you are a yogi, and then you can control and regulate breath according to his will. तो योगी जो होते हैं वो अपनी इच्छा से श्वास को रेगुलेट कर सकते हैं। वो चाहे तो बहुत लंबे समय बाद श्वास ले, और कहा जाता है कि कभी कभी जैसे कहा जैन परंपरा में आचार्य भद्रबाहु हुए हैं भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 200 वर्ष बाद, और वो महाप्राण ध्यान की साधना में गए थे, और उस साधना में ऐसी स्थिति हो जाती है कि देखने वाले को ये लगता है कि उनकी डेथ हो चुकी है, न तो हार्ट बीट चल रहा है न ब्रीदिंग चल रही है, फिर भी वो जिंदा रहते हैं। तो वो श्वास की प्रक्रिया को इस तरह से नियंत्रित कर लेते हैं कि अंदर में इंटरनली ब्रीदिंग प्रोसेस चलती रहती है, किंतु एक्सटर्नली देखने से कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो ब्रीथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल एक तरह से डेड बॉडी की तरह दिखाई देते हैं। हार्ट बीट और या इस तरह का कोई भी प्रोसेस जल्दी से दिखती नहीं है, बट उनकी कंट्रोलिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है। ये कंट्रोल अगर करें तो बहुत लंबे समय तक आप इस तरह के स्टेट में रह सकते हैं, जिसमें एक्सटर्नल ब्रीदिंग प्रोसेस को आप बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, और एक तरह से स्टॉप भी कर सकते हैं, उसके बाद भी डेथ नहीं होती है। आगमों में आपको 24 दंडक के जो जितने भी जीव हैं, 24 दंडक आप समझ ही गए हैं कि ये 24 प्रकार के जीव इस संसार में हैं जो अपने अपने कर्मों का फल इन स्टेट में रह करके भोगते हैं। सभी तरह के जीव जो भी संसार में हैं, कोई भी है, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, सब अपने कर्म के फल भोग के लिए ही नए जन्म में आते हैं। इसलिए कर्म फल भोग उनका मूल जीवन का, जन्म लेने का मूल उद्देश्य होता है या मूल पर्पस होता है उसके पीछे। कर्मों का फल सभी जीवों को मिलता रहता है, अपने अपने कर्म के अनुसार जीव की गति होती है। तो ये 24 जो अवस्थाएं जीव की बताई गई है, 24 दंडक के रूप में मानी जाती है, या इन्हें 24 दंडक कहा जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि 24 दंडक में सबसे पहले नरक के प्राणियों का उल्लेख किया जाता है, और नरक के प्राणी यद्यपि 7 प्रकार के नरक है, इसलिए 7 प्रकार के जीव हैं, किंतु सभी को एक एक कैटेगरी में डाल करके यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि वो जब श्वास लेते हैं तो वो सतत और निरंतर लेते हैं, यानी कंटिन्यूअस उनकी ब्रीदिंग चलती है। दे डोंट स्टॉप, दे डोंट टेक एनी पॉज इन टेकिंग ब्रीदिंग। तो उस तरह का उनमें कोई पॉज नहीं होता, वो निरंतर श्वास लेते रहते हैं।
उनका उत्कृष्ट काल भी सतत निरंतर, यानी उसमें कोई भी काल का कोई गैप नहीं होता है, टाइम का कोई गैप नहीं होता है। दे आर कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग। दूसरे जो है भवनपति देव कहलाते हैं। भवनपति देवों में 10 तरह के देव माने गए हैं। उसमें से असुर कुमार नाम के जो प्रथम कैटेगरी के देव कहलाते हैं, ये मिनिमम इनका मिनिमम टाइम होता है कि ये 7 स्तोक में एक बार श्वास लेते हैं। अगर इनका लाइफ स्पान बहुत कम है तो उस हिसाब से ये 7 स्तोक में लेते हैं, और अगर इनका लाइफ स्पान थोड़ा बड़ा है तो ये एक पक्ष यानी 15 दिन से कुछ अधिक टाइम के बाद एक श्वास लेते हैं। उनके बाद में 9 और जो है भवनपति देव माने जाते हैं, जिनको नव निकाय के देव कहा गया है। वो भी मिनिमम अगर श्वास टाइम ले रहे हैं श्वास लेने में, तो भी वो 7 स्तोक में एक बार ही श्वास लेते हैं, यानी 7 स्तोक में इतना बड़ा टाइम पीरियड के बाद एक ब्रेथ लेते हैं। और अगर उनका लाइफ स्पान कुछ अधिक है तो वो 2 पल्योपम से कुछ अधिक का टाइम है तो वो अनेक मुहूर्त के बाद अपना श्वास लेते हैं। औदारिक जीव जितने भी हैं, औदारिक का मतलब है कि जितने मनुष्य हैं या पशु पक्षी हैं या पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति हैं, ये सारे जो जीव हैं ये औदारिक जीव कहलाते हैं। ये 10 तरह के जीव हैं। इनकी श्वास लेने की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की है, डिपेंड करता है कि उनका लाइफ किस तरह का है, वो किस स्टेट में है और किस एनवायरमेंट के अंदर है। तो इसके आधार पर उनकी श्वास लेने की प्रक्रिया फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, शैलो भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन देयर सिचुएशन। ज्योतिष देव जो हैं, जिनको हम एस्ट्रोनॉमिकल गॉड्स कहते हैं, ये सारे अनेक मुहूर्त में एक बार श्वास लेते हैं। स्वधर्म देवलोक के जो देवता हैं वो भी अनेक मुहूर्त में मिनिमम यानी उनका टाइम है अनेक मुहूर्त में एक बार श्वास लेते हैं। ईशान देवलोक है, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांतक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, ये सब देवों की भी अलग अलग टाइमिंग है, क्योंकि इनका लाइफ स्पान डिफर करता है एक दूसरे से। तो जितना इनका लाइफ स्पान है तो समझ लो सनत कुमार देवलोक के जो देव हैं ये 2 पक्ष में एक बार श्वास लेते हैं, अर्थात 1 महीने में एक बार श्वास लेते हैं। इसका मतलब है कि इनका लाइफ स्पान मिनिमम 2 सागरोपम का होना चाहिए। 1 सागरोपम पर 1 पक्ष में श्वास लिया जाता है। अगर 2 सागरोपम का लाइफ स्पान है तो 2 पक्ष में श्वास लिया जाता है। महेंद्र देवलोक के जो है 2 सागरोपम से कुछ अधिक है अगर उनका मिनिमम लाइफ स्पान, तो वो कुछ अधिक 2 पक्ष के बाद में लेते हैं। ब्रह्मलोक वाले 7 पक्ष में एक बार श्वास लेते हैं। लांतक देवलोक के जो देवता होते हैं वो 10 पक्ष में एक बार लेते हैं। महाशुक्र वाले 14 पक्ष में लेते हैं। सहस्रार वाले 17 पक्ष में लेते हैं। आनत देवलोक वाले 18 में और प्राणत देवलोक वाले 19 पक्ष में एक ही बार श्वास लेते हैं। इसी तरह से आरण देवलोक है, अच्युत देवलोक है, यहाँ पर आ जाइए आप। ये आरण देवलोक है, इसमें 20 पक्ष में ये श्वास लेते हैं मिनिमम, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम आपको साइड में मैक्सिमम भी बता रखा है। अच्युत देवलोक में 21 पक्ष से मिनिमम टाइम में वो मतलब वो श्वास लेते हैं, और पहले ग्रेवेयक, दूसरे ग्रेवेयक और तीसरे ग्रेवेयक के जो देव हैं वो 22, 23 और 24 पक्ष में एक ही बार लेते हैं। 5वीं ग्रेवेयक के 56 पक्ष में लेते हैं। 6ठी ग्रेवेयक के 57 पक्ष में, 7वीं ग्रेवेयक के 58 पक्ष में, 8वें 90 ग्रेवेयक के 29 और 30 पक्ष में एक ही बार श्वास लेते हैं। ये मिनिमम टाइम बता रहा। अनुत्तर विमान जो है वो 5 प्रकार, अनुत्तर विमान में विशेष रूप से 31 पक्ष में लिया जाता है, क्योंकि उनका आयुष्य मिनिमम 31 सागरोपम का माना गया है। और सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं, जो कि सर्वोच्च सबसे ऊपर का जो स्वर्ग होता है उसे सर्वार्थ सिद्ध स्वर्ग कहा जाता है। वो जघन्य और उत्कृष्ट 33 पक्ष में अपना एक श्वास लेते हैं, क्योंकि उनका मिनिमम और मैक्सिमम लाइफ स्पान 33 सागरोपम का माना गया है। सो इस तरह से आप देखेंगे कि श्वास की प्रक्रिया देवताओं में उनके लाइफ स्पान पर डिपेंड करती है, और नरक के प्राणियों की उनकी जो पेनफुल स्टेट है उसके कारण से उनकी श्वास की प्रक्रिया डिफरेंट होती है, और मनुष्य और पशुओं में अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन के आधार पर होती है। चूंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक था, इसलिए मैंने कुछ स्लाइड्स उस हिसाब से ऐड की है इसमें।
कि श्वास को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल मेथड से ये काम किया जा सकता है। वो सिंपल मेथड है माइंडफुलनेस, simple method to control breathing. The simple truth is that you can reduce number of breath from 15 to 1 just by the simple method of mindfulness, which can be done anywhere and anytime. तो ये जैसे ही आप माइंडफुल होते हैं, माइंडफुल आप अपनी श्वास के प्रति जब जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग थी, उस ब्रीदिंग की जो रेट है वो बहुत कम हो जाती है और श्वास अपने आप ऑटोमेटिक लंबा हो जाता है। सो माइंडफुलनेस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू प्रोलॉन्ग योर ब्रीदिंग प्रोसेस एंड आल्सो टू प्रोलॉन्ग योर लाइफ। Some methods to practice mindfulness include meditation, breath work, and 10-minute mindful break. तो आज थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की कि ज्यादा थ्योरेटिकल सुनते सुनते कहीं कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल भी करें। So फ्रैक्शन मेडिटेशन incorporates mantra chanting to help one remain in the now. तो एक तो माइंडफुलनेस है कि आप सीधा मतलब जस्ट you have to sit in a peaceful state without doing anything, और जस्ट आप जो कुछ हो रहा है भीतर में उसे वॉच करें, या बाहर एनवायरनमेंट है, प्रकृति में जो कुछ है उसे देखें। एक तो वो सिंपल स्टेट है। और अगर किसी को एट प्रेजेंट में रहने का अभ्यास वैसे नहीं है और कोई विचार दिमाग में चल रहा है, तो मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं और मंत्र पर कंसंट्रेट करके अपने को अब प्रेजेंट में रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस के लिए मंत्र भी जो है आपको हेल्प कर सकता है, चाहे ओम का मंत्र हो, चाहे अरहम का मंत्र हो, चाहे नमस्कार महामंत्र हो। तो आपका दिमाग जो इधर उधर वॉन्डर करता है, या हमारा दिमाग जो इधर उधर वॉन्डर करता है, वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वो जैसे जैसे कंट्रोल होता है, पीसफुल रहता है, वैसे वैसे श्वास की ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसको कम किया जा सकता है, मीन्स उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ब्रीदिंग वर्क का मतलब है कि आप अपनी ब्रेथ को भी रेगुलेट करके श्वास को लंबा कर सकते हैं और उसको लॉन्जेटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, माइंड की मेंटल पीस को भी बढ़ा सकते हैं, और जो मेंटल फिकलनेस है उसको भी कम कर सकते हैं और प्रेजेंट में अधिक से अधिक रह सकते हैं। तो ब्रीदिंग चूंकि वर्तमान में चलती है, श्वास हमेशा वर्तमान में चलता है, इसलिए वर्तमान में रहने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम ब्रेथ पर कैसे कंसंट्रेट कर सके और ब्रीदिंग प्रोसेस को किस तरह से रेगुलेट और रिदमिक बना सके। तो ब्रीदिंग प्रोसेस के 4 पार्ट हैं, 4 चीजें हैं, पूरक यानी इनहेलेशन, रेचक यानी एक्सहेलेशन, और आंतरिक कुंभक होल्डिंग द ब्रेथ इनसाइड आफ्टर इनहेलेशन, और बाह्य कुंभक होल्डिंग द ब्रेथ आउटसाइड आफ्टर एक्सहेलेशन। ये अगर हम इस तरह की इसको रिदमिक बना सके, 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड भीतर होल्ड किया, 5 सेकंड बाहर छोड़ा और 5 सेकंड बाहर होल्ड किया, इस तरह से हम ये 4 स्टेप में अगर ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं, तो इससे भी आप प्रेजेंट में रहना और माइंडफुल होना सीख जाते हैं और श्वास की संख्या भी बहुत कम हो जाती है, श्वास बहुत लंबा हो जाता है और आपके हिसाब से चलने लगता है। 10 मिनट ब्रेक कैसे कर सकते हैं? तो यही है कि जस्ट आप बहुत वर्क करते हैं सुबह से शाम, तो 10 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ करके कैसे आप बिना कुछ किए बैठ सकते हैं। वो स्टेट हम कैसे बना सकते हैं? 10 मिनट्स के लिए जस्ट एकांत में हम बैठे, जस्ट वॉचफुल बने अपने प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति, जिस किसी चीज को आप देख रहे हो उसके प्रति। तो रिलैक्स स्टेट में रहना, ये 10 मिनट्स के लिए अगर हम प्रैक्टिस कर सके, तो उससे भी हमारी ब्रीदिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेजेंट में रहना सीख सकते हैं, और पीसफुल स्टेट में कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन हमें सोचने से, स्टडी करने से, एनालिसिस करने से, रैशनल जो है डिस्कशन करने से वो नहीं मिलता है कभी कभी। तो पीसफुल स्टेट में अगर आप रहते हैं, सब कुछ रिलैक्स स्टेट में रहते हैं 10 मिनट्स के लिए सब कुछ छोड़ करके, वो समाधान कभी कभी भीतर से अपने आप उस स्टेट में निकल जाता है। तो ये स्थिति भी हम निर्माण कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट जो है वो रिलैक्स रहने की कोशिश करें, विदाउट डूइंग एनीथिंग और विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। वो इस तरह के स्टेट का निर्माण कैसे करें?
तो ये कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी सामने आई है कि जितना आप स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं उतना ही हेल्थ भी जो है उससे प्रभावित होती है, माइंड भी प्रभावित होता है। और जब आप माइंडफुल बनते हैं या अपने आप पर कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी पावर्स भी बढ़ जाती है। तो द मोर कॉन्शियसनेस यू ब्रिंग इनटू द बॉडी, द स्ट्रॉन्गर द इम्यून सिस्टम बिकम्स। तो जितना आप अपने ऊपर फोकस करते हैं आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनती है, आपका माइंड भी जो है पीसफुल रहता है और आपके एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है। और डिजीज पर भी, कुछ क्रोनिक जो डिजीज है उस पर भी कंट्रोल करने में, उसको भी ठीक करने में हेल्प मिलती है। तो ये कुछ चीजें मैंने प्रैक्टिकली भी बताई है। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड काइंड अटेंशन। अब कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, और थोड़ा मेडिटेशन करना चाहें तो आज मैंने कहा मेडिटेशन भी करवा सकते हैं। यस, आप अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट Yes. करिए अपना आपको, अनम्यूट प्लीज पोखरना साहब। एक तो ये जो आपने स्टोकास की जो बात कही है, स्टोकास क्या होता है मतलब? ओके, मैंने टाइम का बताया कि आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है हाँ, ना? इसको इसमें एक आवलिका का टाइम जैसे लगता है 1 मिनट। हाँ, ये आपको दिख रही है स्लाइड? नहीं दिख रही है, ओह, स्क्रीन पे वापस लगाइए आप। ओके ओके ओके। अभी दिख रही है। हाँ, ये देखिए स्तोक किसे कहते हैं, ये टाइम यूनिट अच्छा अच्छा, इसमें आता है। हाँ 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 हाँ, है ना? ठीक है ठीक है। हाँ, ओके, एक ठीक। बार श्वास और लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे एक प्राण कहा जाता है। जितना समय आपको एक श्वास लेने और छोड़ने में लगा उसको एक प्राण कहा जाता है, एक टाइम यूनिट का नाम है। और इसका कोई 7 प्राण, स्पेसिफिक रीजन है? इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है कि साथ कोई ये मतलब स्टोका क्यों कहा, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन है उसका? अब इसका रीजन तो मैं थोड़ा सा स्टडी करने के बाद बता सकूंगी, अभी मुझे दिमाग में कुछ नहीं है और ना मेरी इस तरह की अभी तक कोई स्टडी है इस विषय में। बट हाँ, ये कहा गया है कि 7 प्राण का एक स्तोक है और 7 स्तोक का एक लव है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? तो बहुत ये टाइम यूनिट्स हैं, ये टाइम यूनिट्स के नाम है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि ये आपने कहा ना कि जो मतलब जिनकी एज ज्यादा होती है, जिन जीवों की एज ज्यादा होती है उनका यस, ब्रीदिंग का स्पान भी ज्यादा होता है मतलब, बिल्कुल और बिल्कुल। जिनकी एज कम होती है उनका ब्रीदिंग का स्पान भी कम होता है मतलब। यस, तो इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशन की बात करें, अगर कॉज इफेक्ट रिलेशन, हाँ तो कॉज ये है कि ब्रीदिंग का स्पान मतलब कॉज है, हाँ, और एज है वो उसका इफेक्ट है मतलब, यस, आप या वैसा भी, इसका उल्टा, या हाँ इसका उल्टा। वैसा कह भी सकते हैं। और एक जगह जो बात पढ़ने में आई कि ये है कि जब तक आपका आयुष्य प्राण के ऊपर, वैसे लाइफ का जो ड्यूरेशन है, कितना लाइफ रहेगा, कितना लंबा रहेगा, कितना नहीं रहेगा, वो आपका लाइफ स्पान डिटरमिनिंग कर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा मेन तो उस पर डिपेंड करता है। और वो हाँ लाइफ स्पान डिटरमिनिंग कर्म अगर है तो किसी का श्वास एक बार के लिए बंद भी हो गया तो उसका मृत्यु नहीं होगी, वो प्राण अच्छा, शक्ति उसके अंदर है। लाइफ हाँ हाँ, स्पान डिटरमिनिंग जो लाइफ स्पान एम्पावरिंग जो पावर है कर्म की, वो आपके अंदर है, तो श्वास बंद होने के बाद भी डेथ नहीं होगी। नहीं तो कोई मान लो कोई, पोखरना साहब 1 मिनट। हाँ पोखरना साहब, ऐसा है कि आप ब्रीदिंग स्लो करके अपनी एज नहीं बढ़ा सकते, ऐसा मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो मैं यही अगर जो आपके जो फिक्स्ड है लाइफ स्पैन, हाँ, उसको आप ब्रीदिंग से बढ़ा घटा नहीं सकते। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं समझे को यही पूछ रहा हूँ कि मतलब ये बताया जाता है कि पुरुषार्थ करके ब्रीदिंग की रेट को है जो कम कर सकते हैं, और बहुत से
जैसे अपने ये अपने हिमालय के अंदर ऐसे योगी हैं, मतलब कि जिनकी बिल्कुल। एज मतलब 200 साल, 300 साल, 500 साल तक है, मतलब। और राहुल सांस्कृत्यायन ने उनको देखा है, मतलब उनका इंटरव्यू लिए हैं, मतलब ये राहुल सांस्कृत्यायन ने। देखिए, अपन ने वो देवरहा ऋषि की बात की थी, वो 500 साल तो उनकी मिनिमम आयु मानी जाती है। 500 तो हाँ, मिनिमम मानी जाती है, वो 1000-2100 वर्ष की भी मानी जाती है कुछ लोगों के हिसाब से। नहीं तो So, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अगर मान लो है जो पुरुषार्थ करके कोई अगर है जो अपनी एज को क्या एज बढ़ेगी, ये इसको ब्रीदिंग को मतलब स्पान बढ़ाने से बढ़ेगी, वास्तव में नहीं बढ़ेगी। तो मूल बात ये कही जाती है कि आपका लाइफ स्पान जो है ना, वो ब्रीदिंग के साथ कनेक्टेड है। सो आप कितना स्लो ब्रेथ ले रहे हो, तो लाइफ स्पान धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है। और अगर आप स्पीडली ले रहे हो, तो वो लाइफ स्पान आपका स्पीड से कंज्यूम हो रहा है। तो वो एक्चुअल में तो आपका जितना लाइफ स्पान है वो है, परंतु आपकी वो ब्रीदिंग के साथ उसका कनेक्शन बहुत अधिक कनेक्शन है। तो वो ब्रीदिंग प्रोसेस को स्लो करने से वो उसका कंजम्पशन स्लो हो गया है लाइफ स्पान। नहीं, पर आयुष कर्म से अगर मान लो है जो अपनी एज फिक्स होती है, अगर आयुष कर्म से फिक्स होती है और वो 100 साल है मान लो किसी की, तो 100 साल में कोई मान लो 1 करोड़ ब्रीदिंग करे या कोई दूसरा 2 करोड़ ब्रीदिंग करे मान लो, तो वो फिर वो वर्क कैसे करेगा? मतलब जब आयुष कर्म से फिक्स हो गई कि 100 साल ही जीना है, तो वो ब्रीदिंग अगर 1 करोड़ करे या 5 करोड़ करे, 2 करोड़ करे, कितने भी करोड़ करे, मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इन मैं प्रिंसिपल। कुछ कहूँ समझे जी, मैं कुछ कहूँ। हाँ हाँ, हाँ, बताइए। ये जो पोखरना प्रश्न साहब, किया है आप पोखरना साहब जरा ने, इसको हैंडल करिए। अब आप कचहरा साहब अपना जो है अनम्यूट कर लीजिए। हाँ पोखरना साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ आप ये सेशन बाकी का हैंडल करिए, मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है इधर, तो आई हैव टू लीव। हाँ, मैं ये कह रहा था सोनी जी हाँ कि जो पोखरना साहब का जो प्रश्न है, हाँ तो उसका ये है कि जो आयुष कर्म की बात कही जाती है, तो उससे कार्मिक एज डिटरमिन होती है। और Yes. दो एक तरह की एज होती है, तो कार्मिक एज, एक क्रोनोलॉजिकल एज। कार्मिक एज फिक्स्ड है, क्रोनोलॉजिकल एज फिक्स्ड नहीं है। क्रोनोलॉजिकल एज घटाई बढ़ाई जा सकती है कई कारणों से। उसका एक सिंपल एग्जाम्पल उस तरह से लें कि आपके पास में 1000 रुपए का मान लीजिए सीड मनी है या पॉकेट मनी है, वो फिक्स्ड है। उसको आप कैसे खर्च करेंगे, एक दिन में भी खर्च कर सकते हैं, कोई आदमी कॉशियसली करे तो 10 दिन भी चलेगा, और कुछ आदमी 1 वर्ष भी चला लेंगे। तो ये एक समझने के लिए है। वो जो क्रोनोलॉजिकल एक्स फिक्स नहीं है, ये थोड़ा सा गलत फहमी हो जाती है। 100 वर्ष की उम्र है तो ये गलत फहमी है। अगर आप सावधानी से चलते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, और अपने श्वास को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपके जो आयुष कर्मा की रेट जो खर्च हो रही है वो कम हो जाएगी और आपकी आयु क्रोनोलॉजिकल बढ़ जाएगी। आयुष कर्मा तो उतना ही है, आयुष कर्मा कम ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उसके हिसाब से आयु कम ज्यादा हो सकती है। तो 200 वर्ष भी हो सकती है, 300 वर्ष भी हो सकती है। ऐसा तो कई उदाहरण हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के गुरु थे, तो वो 1000 वर्ष की आयु उनको मानी जाती है। अभी मतलब वो, हाँ, बसंत विजय जी आचार्य वो बताते कि एट प्रेजेंट में ही है वो, और वो उनके गुरु जो थे देवरहा ऋषि, तो वैसे अभी कुछ ही समय पहले ही उनकी डेथ हुई है। तो मिनिमम तो उनका 500 तो माना ही जाता है, और 147 भी जो है एज के उनके गुरु थे बसंत विजय जी के। स्वामी जी, ऐसा है कि ऐसे जो पुरुष महापुरुष हुए हैं, जो हिमालय की बात कर रहे हैं पोखरना साहब, तो वो लोग हमेशा औदारिक शरीर में नहीं रहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं कई समय तक। और औदारिक शरीर जब चाहे तब धारण कर सकते हैं, उनका ये उनके पास में शक्ति होती है।
तो कई सारे टाइम वो सूक्ष्म शरीर में बिताते हैं और कई सारा टाइम इस स्थूल शरीर में बिताते हैं। इस तरह की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम समझ गए क्रोनोलॉजिकल एज और जो कार्मिक एज है उसमें अंतर करना जरूरी है। लेकिन समझ जी, आपने एक ये जो स्लाइड आपने अभी दिखा रखी है, अभी जो स्क्रीन पे आ रही है, और उसमें ये आया है कि 3773 ब्रीथ्स इन वन मुहूर्त। यस, तो ये कुछ इसमें देखने के वापस इसको चेक करने की जरूरत है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। यस, और एक मिनट में 17 श्वास आपने बताया, तो 17 into 48 ये फिगर नहीं आता 3773। 48 into 17 अगर आप करेंगे तो ये फिगर नहीं आएगा। अच्छा, तो मैं इसको एक बार और चेक कर लूंगी। इस टेक्स्ट में जो दिया है, एक मिनट में देख लेती हूँ। इसमें लिखा है, हाँ, उच्छ्वास निश्वास एक प्राण, 7 प्राण एक स्तोक एक लव और 77 लव एक मुहूर्त। ठीक है ना, 77 लव की बात है, 77 लव का एक मुहूर्त होता है। और उस हिसाब से 3773 लिखा हुआ है यहाँ पर कैलकुलेशन। नहीं, वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक मुहूर्त में 48 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 17 सांस मानी है आपने, 17। सॉरी कच्छना साहब, ये 17 श्वास वाला जो नियम है वो तो मेडिकल साइंस का है। हमें यहाँ के हिसाब से देखना है कि ये अपना टाइम ड्यूरेशन, ये टाइम यूनिट्स ये है कि आप एक श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें एक प्राण जितना टाइम लगा, और 7 प्राण यानी 7 श्वास लिया, उसमें वो एक स्तोक के बराबर हुआ, और 7 स्तोक एक लव के बराबर हुआ, और 77 लव का जो टाइम है उसको एक मुहूर्त का समय समझना है अपने हिसाब से। अभी जो 48 मिनट की बात हो रही है वो थोड़ा सा हमें इस टाइम फ्रेमवर्क में अपने मुहूर्त को डिफाइन करना है। तो फिर प्राण और श्वास में अंतर करना पड़ेगा आपको। श्वास का मतलब है कि लेना और छोड़ना, दोनों श्वास लेना छोड़ना होता ना। हाँ, लेकिन वो तो फिर आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये पीछे बैकग्राउंड से आवाज आ रही तो मैंने इसलिए बार बार म्यूट कर देती हूँ। ओके, सो हाँ, तो ये यहाँ पर देखिए प्राण का मतलब है कि आपने श्वास लिया और छोड़ा, ये एक प्राण कहलाया। टाइम यूनिट का नाम है एक प्राण। समझ जी, कुछ मिसमैच है, आप इसको देखिएगा। ओके, मैं और अच्छे से देख लूंगी। अभी मेरे सामने वैसे टेक्स्ट है ऑलरेडी, मैं इसी को देख करके बता रही हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न, मेरा ये इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। मेरा एक प्रश्न ये है कि देव और नारकी श्वास लेते हैं, ऐसा कहा गया है। यस, और उनका शरीर वैक्रिक शरीर होता है। बिल्कुल। तो वो किस प्रकार की श्वास लेते हैं? वैक्रिक शरीर है भले, किंतु श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति तो हर जीव के लिए जरूरी है। तो किस प्रकार का श्वास लेते हैं? मेरे कहने वाला, जैसे ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते हम लोग, ऑक्सीजन हम एयर ब्रीथ करते हैं। यस, तो वो तो एयर ब्रीथ कर नहीं सकते, वैक्रिक शरीर है उनका, उदारिक शरीर नहीं है। तो किस प्रकार का श्वास लेते हैं? अभी थोड़ा सा टीकाओं को देखने से कहीं कुछ इस तरह का मिल जाता है तो मैं बता सकती हूँ, परंतु जैसे अपना तात्विक दृष्टि से जो बात कही जाती है कि श्वास भी जो है श्वासोच्छ्वास के अलग से पुद्गल है, उन पुद्गलों को श्वास के रूप में ग्रहण किया जाता है। हम उसे ऑक्सीजन की भाषा में समझ रहे हैं, परंतु श्वासोच्छ्वास वर्गना के पुद्गल है ना अपने आप में। तो श्वासोच्छ्वास के जो पुद्गल हैं वो तो वो ये एयर के रूप में नहीं होंगे, किसी और रूप में होंगे। अब रूप तो उसका मतलब एयर का फॉर्म ही होगा, कुछ न कुछ तो एयर का ही फॉर्म होगा। बट एयर तो नहीं, एयर जो है ये अष्टस्पर्शी पुद्गल है। यस, और जो वैक्रिक शरीर है वो चतुष्पर्शी पुद्गल है। वैक्रिक शरीर नहीं, वैक्रिक शरीर चतुष्पर्शी नहीं है, वैक्रिक शरीर तो अष्टस्पर्शी है।
आहार वो कहते हैं कि आहार वर्गणा से बना, आहार वर्गणा चतुष्पर्शी है। नहीं नहीं नहीं, देखिए चतुष्पर्शी तीन ही तरह के पुद्गल हैं। एक तो कर्म शरीर से जुड़े हुए जो पुद्गल जिन्हें कार्मण वर्गणा के पुद्गल कहते हैं, एक मनोवर्गणा पुद्गल, मन के जो पुद्गल होते हैं वो केवल चतुष्पर्शी है, और एक भाषा वर्गणा के जो पुद्गल हैं वो चतुष्पर्शी है, बाकी सब अष्टस्पर्शी है। वैक्रिक शरीर के बारे में भी है, आहारक शरीर, वैक्रिक शरीर, ये भी नहीं चतुष्पर्शी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये चतुष्पर्शी नहीं है, ये अष्टस्पर्शी है। देवताओं का शरीर होता है ना, कि विजिबल होता है ना, हमको, हमें विजिबल होता है, हम देख सकते हैं ना उसको। देवताओं का शरीर हम देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, देवता तो आते हैं ना, उपस्थित होते हैं। नहीं, और वो तो शरीर धारण करते हैं, जब यहाँ आते हैं तो वो स्थूल शरीर धारण करते हैं, आते तो नहीं सूक्ष्म नहीं शरीर नहीं। नहीं नहीं, वो उसको उत्तर वैक्री शरीर कहा जाता है। हमें जो रूप उनका समझ में आ सकता है तो वो उत्तर वैक्री रूप धारण करते हैं, मूल रूप में नहीं आकर के उत्तर वैक्री रूप होता है उनका। बट वो कोई जी स्थूल औदारिक शरीर नहीं होता है, होता तो वैक्री शरीर ही होता है। जी। तो वैक्री शरीर विजिबल होता है और वो अष्टस्पर्शी होता है। आहारक शरीर भी अष्टस्पर्शी होता है, चतुष्पर्शी नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसमें श्वास किस तरह का है ये जरा ये समझने की अब बात इतना है। ही है कि स्वच्छमास वर्गणा के पुद्गल माने गए हैं, सो पुद्गलों को किस रूप में ग्रहण करते हैं, और वो उसको अपन यहाँ तो अपन ऑक्सीजन की भाषा में उसको समझते हैं, बट वहां किस रूप में है स्वर्ग में, वो तो थोड़ा सा शास्त्रों में इस तरह का जल्दी से स्पष्ट उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता है, पर कहीं जी। मिलेगा तो मैं ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, एक प्रश्न और है। यस। समय की जो गणना है, हाँ। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पे जो समय की गणना होती है, यस। मिनट्स में, घंटा, आवर्स में, और उस तरह से वर्ष में, और ये जो है, और जो स्वर्ग और नरक में जो गणना होती है, क्या उसमें हाँ। अंतर होना चाहिए? जैसे हम मानते हैं कि देवता की आयु 10,000 वर्ष मिनिमम, और उससे अधिक हाँ। होती है, यस। तो ये 10,000 वर्ष पृथ्वी के या 10,000 वर्ष स्वर्ग के समय के? मेरे को भी ये प्रश्न तो मेरे दिमाग में भी है, क्योंकि पौराणिक जो कथाएं सुनते हैं, अगर आपने सुना होगा तो ये श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित स्टोरी में ही आता है कि एक राजा उनके समय के जो है स्वर्ग जाते हैं देवताओं का, और देव और दानवों का संघर्ष चल रहा था, तो देवताओं ने उनको आमंत्रित किया था, और वो वहां जाते हैं और एक वर्ष वहां स्वर्ग में उनके साथ युद्ध वगैरह करते हैं और विजय, देवताओं को विजय दिलाते हैं। फिर 1 ईयर के बाद में वो जब वापस अब धरती पर आने के लिए वो कहते हैं देवताओं से कि मुझे अब अपने राज्य में वापस लौटना है, या धरती वापस लौट पर जाना है वापस, तो वो कहते हैं कि राजन अब तो हजारों वर्ष बीत गए हैं, आप जाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ अब रुइन हो चुका है, न तो आपका कोई वहां राज्य है, न कोई मंत्री है, न संतरी है, न फैमिली के कोई मेंबर है, पूरा शहर ही एक तरह से रुइन हो चुका है, आपको अपना राज्य का कोई स्वरूप भी नहीं दिखेगा। तो ऐसा लगता है कि वहां पर स्पीड क्या है टाइम की ये देखना है, और हम वो अपने हिसाब से 1 ईयर समझ रहे हैं, जबकि हजारों वर्ष धरती पर बीत चुके होते हैं। स्वर्ग का 1 ईयर जो है धरती पर हजारों वर्ष का टाइम हो जाता है। एग्जैक्टली यही बात है, यही बात है। तो मतलब समय की जो गणना है वो अलग अलग है स्वर्ग में, नरक में और पृथ्वी में। मतलब जो भी ये कैलकुलेशन किया जाना है, थोड़ा लगता है कि या तो धरती के हिसाब से किया गया है, नहीं तो इतना बड़ा पीरियड कब तो 33 सागरोपम बीतेगा वगैरह वगैरह, थोड़ा तो थोड़ा सा पता नहीं, जो भी है शास्त्र में अभी जो समय मिलता है या जिस तरह का कैलकुलेशन बताया जाता है, अब मान लीजिए कि भगवान ऋषभ का पहले तीर्थंकर के रूप में आगामी 24 में सबसे पहले उनका जन्म भी होना है, तो लगभग 84,000 वर्ष का टाइम उनका अभी बीच में है। तो इस तरह का टाइमिंग जो है वो सामने धरती के हिसाब से तो वो फिट हो रहा है, पर स्वर्ग की क्या स्थिति है वो देखना है। भगवान ऋषभ के देव के बारे में तो मेरा कुछ अलग विचार है। जो उनकी जो आयु बताई गई है या समय बताया गया है, हाँ, उस समय भी शायद उस काल में भी वर्ष की कल्पना नहीं थी, मेरा ऐसा अंदाज है। ये वर्ष की गणना जो है बहुत बाद में आई है,
उस समय पूर्व कहा जाता था, आपको अगर ध्यान हो, पूर्व कहते थे। हाँ, नहीं तो भगवान ऋषभ का 84 लाख पूर्व का आयुष्य माना जाता है ना, 84 लाख पूर्व का, जी जी जी। और तो उनकी वो जो माता का 1 करोड़ पूर्व का माना जाता है। और भगवती सूत्र में ये टाइम यूनिट्स दे रखे हैं, एक समय से लेकर के शीर्ष प्रहेलिका तक के टाइम यूनिट्स दे रखे हैं भगवती सूत्र में। हाँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ बात उसकी, लेकिन जो पूर्व है वो वर्ष नहीं है, मेरे कहना मतलब ये है। पूर्व जो यूनिट है वो कुछ अलग है। अब वो जो वर्ष नहीं टाइम, है। हाँ, जो तो टाइम वो वर्ष नहीं है, नहीं वो वर्ष नहीं, नहीं जो, है। हाँ नहीं, मेरी बात है कि पूर्व भी एक बड़ा टाइम यूनिट है जो कि वर्ष से बहुत बड़ा है, वर्षों से बड़ा है। 84,000 वर्ष का एक पूर्वांग माना जाता है और 84,000 पूर्वांग का एक पूर्व माना जाता है। तो ये टाइम स्पान तो बहुत बड़ा है। पूर्व अपने आप में बड़ा यूनिट टाइम है इन कंपैरिजन टू वर्ष। मुझे तो उल्टा नजर आ रहा है। हाँ, नहीं, आप जो समझ रहे, पहर तो नहीं है पूर्व, मतलब पहर तो नहीं है कहीं। नहीं, वो नहीं है। पूर्व का मतलब प्रहर नहीं है। पूर्व का जो अभी तक का कैलकुलेशन है, और टाटिया साहब ने भी अपनी बुक में रेफरेंस दिया है, मतलब उसको सारे टाइम यूनिट्स को डिस्कस किया है। तो पूर्व जो है वो 84,000 पूर्वांग इज इक्वल टू 1 पूर्व, एंड 1 पूर्वांग इज इक्वल टू 84,000 ईयर्स। तो बहुत टाइम, इसलिए वो थोड़ा समझ में, दिमाग में नहीं आता कितना बड़ा टाइम होगा जो भगवान ऋषभ का लाइफ स्पान 84,000 पूर्व का, बहुत लंबा लाइफ स्पान हो जाता है। मेरे ख्याल से उसको समझने की आवश्यकता है, कहीं कहीं की गलती है। इतना लंबा लाइफ स्पान तो हो ही नहीं सकता। सो ये है, अब ये टाटिया साहब और मुनीश्वर महेंद्र कुमार जी ने मिलकर के वो तत्वार्थ सूत्र का ट्रांसलेशन उन्होंने जैन विश्व भारती में रह करके किया था। तो काफी डिस्कशन करके ही सारे शास्त्रों को, टीकाओं को देख करके करते हैं अनुवाद। तो उस हिसाब से तो बहुत बड़ा टाइम यूनिट है। पूर्व तो बहुत बड़ा टाइम यूनिट, प्रहर तो अलग बात है, प्रहर तो 3 आवर्स का या 3 आवर्स। हाँ, ऐसा तो नहीं, वो प्रहर का तो चलो कंसेप्ट आया नहीं है इसमें, टाइम यूनिट्स के अंदर प्रहर का कहीं उल्लेख नहीं होता है। ये इस तरह के टाइम यूनिट्स होते हैं। अब एक मुहूर्त हो गया, 30 मुहूर्त का एक दिन रात कहा जाता है। हाँ, वो ठीक है। हाँ, और 30 जो है 30 जो है मुहूर्त का एक दिन रात हुआ, सॉरी क्या, हाँ, एक दिन रात हुआ, और 30 दिन का एक महीना हुआ, फिर 12 महीने का एक वर्ष हुआ। फिर वर्ष से पूर्वांग पर आते हैं, पूर्वांग से पूर्व पर आते हैं, पूर्व से फिर अडडांग, ये सब सारे टाइम यूनिट्स चलते हैं। कचारा जी, यस, वो यहाँ पे दिया है ना कि एक पूर्व 7056, वो आंकड़ा है 57056, और 10 जीरोस लगाना है। क्या चीज है, फिर से बताइए आप। एक पूर्व इज इक्वल टू 7056। क्या चीज आगे क्या? ये ईयर्स। हाँ, वर्ष। लेकिन फिर वो गणित कैसे बैठेगी, इतने वर्ष की आयु तो हो नहीं सकती। हाँ, वो थोड़ा विश्वास तो नहीं होता है, परंतु वो टाइम कैलकुलेशन फिर सारा ही कुछ अभी तक की जो आगमों में, टीकाओं में, और जो भी ग्रंथ अनुवाद हुए हैं उन सभी में यही टाइम कैलकुलेशन चल रहा है, जिस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन सा हो रहा है, बट है वही। एक भगवान ऋषभदेव के जीवन के बारे में जो दूसरी बात कही जाती है कि उनकी जो हाइट थी वो 500 धनुष थी। हाँ, ऐसी मान्यता है। बिल्कुल है, वही है। हाँ, तो नहीं, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय तो धनुष था ही नहीं। धनुष वो तो प्रारंभिक काल था सभ्यता का, धनुष तो बना ही नहीं था। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो धनुष वर्ड है वो धनु है। भगवान ऋषभदेव ने जो कृषि सिखाई, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से धान, उस समय धान पैदा होता था, तो धान को धनु कहा गया है। और 500 धान, क्योंकि उसमें ये स्केल्स नहीं थे, नापने के स्केल्स बने ही नहीं थे उस टाइम पे, भगवान ऋषभदेव के टाइम पे। तो
वो तो प्रारंभिक काल था, तो जो धान थे तो धान की लंबाई से उनको 500 धान हो गया, और अब 500 तो एक धान अगर 4 मिलीमीटर मान ले, मैं तो आपका आज के संदर्भ में कह रहा हूँ, 4 मिलीमीटर एक धान का हो गया, तो 500 धान का 504 मतलब वो 2 मीटर हो गया। तो 500 धान के बराबर, मतलब धनुष नहीं है। धनुष तो भगवान महावीर ऋषभदेव के समय में था ही नहीं, ये तो बहुत बाद में बना। धनुष जो हथियार बना है वो तो बहुत बाद में बना। ये तो सही धनु बात। वो धनु ही हो सकता है, और धनु के हिसाब से ठीक है बिल्कुल। 500 धनु का मतलब होता है, एक धनु 4 मिलीमीटर मान ले तो 2 मीटर का शरीर हुआ, तो 2 मीटर का बिल्कुल ठीक है, 2 मीटर का शरीर। हाँ, इन सब चीजों पर इन सब चीजों पर हमको विचार करना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये टाटिया साहब का ट्रांसलेशन है। 12 months is equal to 1 year, 84,000 years is equal to 1 पूर्वांग, और 84,000 पूर्वांगास are equal to 1 पूर्व। ऐसे 84 लाख पूर्व का भगवान ऋषभ का आयुष्य माना गया है। नहीं, ये पूर्व कुछ अलग अलग होगा, दोनों पूर्व का शायद अर्थ अलग हो। ये देखिए, पूर्व अलग होगा। द पूर्व इज फॉलोड बाय त्रुटितांग, त्रुटित, अडडांग, अडड, अववांग, अवौ, हुहुकांग, हुहुक, उत्पलांग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, अर्थनिपुरांग, अर्थनिपुर, एंड अयुतांग, अयुत, नयुतांग, नयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, चूलिका, चूलिकांग, चूलिका, शीर्ष प्रहिलिकांग एंड शीर्ष प्रहिलिका। ये सारी जो है मेजरेबल टाइम यूनिट्स का नाम है। एक समय, हाँ, each successive period is 84,000 times longer than the preceding one। और ये यहाँ तक का है संख्यात काल, इसको संख्यात काल कहते हैं, जिसको आप डिजिट में काउंट कर सकते हो। बाद में ये असंख्यात काल शुरू हो जाता है, जिसको सागरोपम और पल्योपम कहा जाता है, और काल चक्र के नाम से जाना जाता है। सो ये है टाटिया साहब का। जी। Samni ji, can I add something? Yes, you can. Yeah. First of all, very nice to hear this lecture. I never knew that there's a difference between internal breathing and external breathing. Let me put my video on. Internal breathing and external breathing, वो मुझे ध्यान में ही नहीं था। मैं हमेशा सोचती थी कि बाहर की जो श्वास है वही कैलकुलेशन चलती है। तो it is really nice to learn that. And I just want to add something that I just recently read like 2 weeks back. I was doing some research on zodiacs and constellation की कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। तो एक 1795 में लिखी गई बुक है एक ब्रिटिशर के हिसाब से। When he first came to India, he was comparing the constellations of Greeks, Chaldeans, Phoenicians, Indians and Egyptians। और उनके नाम से जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि तभी महीनों का अंतर सिर्फ 15 दिन का ही था, not 30 days as we see right now। और वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा एहसास लग रहा है कि ये जो ट्रेडर कम्युनिटी थी, जो फिनिशियन, जो हमेशा ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उन्होंने नक्षत्र का इवॉल्व किया था और उन्होंने पूरा ज़ोडिएक का कॉन्स्टलेशन किया था। तो उनके जो टाइम कैलकुलेशन थे शायद सागरोपम, एंड दे वर ऑलवेज ट्रेडिंग, ऑलवेज देयर जॉब वाज टू ट्रेड फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर। तो वो जो उनका जो एक कैलकुलेशन था सागर कितना क्रॉस करने का, ये मे बी दैट माइट हैव सम कनेक्शन इनटू आवर सागरोपम कैलकुलेशन ओवर हियर। और वो पढ़ने से एक आइडिया आती है कि तभी का कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वाज डिफरेंट देन व्हाट वी सी द टाइम as of now, and maybe if we reconcile from that perspective, we can probably bring the Jain calculations closer to what the time frame was, because our religion has been there for a time immemorial. So it went through those time periods, but we've probably lost what the real meaning of time was in that context, is what I would say. I can probably, like share the book. I can't remember the name of the author, but he had written in 1795 and is comparing all the zodiacs कि कैसे ये नक्षत्र हुए, कैसे ये टाइम हुए। और एक तो फार्मिंग और एक तो ट्रैवलिंग के लिए उन्होंने पूरा स्काई डिवाइड किया था, तो शायद वहां से कुछ मिल सकता है। Okay, so it is very good information which you are providing, and I would suggest if you can work on this particular topic. Yeah, it is a good thing, and science and geography, and I will probably look into it. Yes. Dhrupti ji, my request to you would be give us a 15-minute presentation on that book. Okay. So that we all don't have to read it.
and maybe you are more familiar than most of us. So we'll Yes. appreciate if you can take time and do it. You can do it in our regular JS lectures. Okay. We'll contact you about Yes. this because we don't want to disturb Pannavana No, I understand tutorials. that. No, I understand. Okay. Ji, that will be Okay, nice. thank you. Yeah. रावणी जी, Yes, Thakkar साहब. Yeah. एक पल्योपम हाँ. उसके हिसाब से आज के जो ईयर्स है, प्रेजेंट ईयर्स, तो एक सागरोपम में कितने साल होंगे या एक पल्योपम में कितने ईयर होंगे? ये तो बहुत बड़ा पल्योपम और सागरोपम जो है वो इन्यूमरेबल टाइम यूनिट के अंदर आते हैं. Yes, indefinite. So we cannot fix how many years are there in one Palyopam or one Sagropam. So we can just understand through similes, not through definite digits. नहीं, किसी ने मुझे बताया था कि 7 दिन के बच्चे के बाल इक्वल उसमें काट के 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर एक गड्ढा करके उसमें दबाओ, वो भी हाथी के पैर, और बाद में वो टुकड़े निकालो, जितने निकलते हैं वो ऐसे कैलकुलेशन हो रहा था उस टाइम. यस, वही कैलकुलेशन है कि आप एक 4 कोष का, मेरे ख्याल से एक 4 कोष का कुआं है, उसमें 7 दिन का जो बच्चा होता है, और वो भी स्पेशली योगलिक. सो योगलिक के बाल हमारे से भी बहुत थीन होते हैं, और उसके आप इन्यूमरेबल पीसेस करें और 100 इयर्स में एक बाल का एक पीस निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा. सो इस तरह से 2 तरह से पल्योपम को डिफाइन किया जाता है, इसी तरह से सागरोपम को 2 तरह से डिफाइन किया जाता है. सो अद्धा सागरोपम भी होता है और उद्धार सागरोपम भी होता है. इसी तरह से अद्धा पल्योपम होता है, उद्धार पल्योपम होता है. अद्धा में तो ये है कि आप हर समय एक समय के बाद निकाल रहे हो, और उद्धार में होता है कि आप 100 years आफ्टर you are taking out one part of that hair. तो इस तरह से टाइम को कैलकुलेट किया गया है. सो it can be defined only through similes with the support of similes and not in digits. Thakkar Sahab, in my opinion, that is a very crude way of defining time. I think we can now do better because we know how to express large numbers accurately. तो बाल लेके और कुआं खोद के और ये सब ठीक है, उस वक्त के लिए अच्छा होगा. But I think somebody ought to calculate it, and I mean, we can do much better than that. We know the decimal system, power system, and so on. So I don't think that is very apt nowadays. So इस टाइम यूनिट पर भी बहुत अच्छा वर्क हो सकता है, टाइम कैलकुलेशन. मैं किसी के साथ बैठे के डिस्कस कर रहा था, तो 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻65 ईयर या 63 10⁻63 ईयर्स. सर वो जो शीर्ष पहेली का है वो तो 10⁻140 something is a very huge number. So up to that, I think it has been defined in our agams. But what it is, we don't know. तो थोड़ा सा ये इस चीज पे वर्क करने से ही थोड़ा प्रॉपर कैलकुलेशन अपन कुछ बता सकते हैं, एस्टिमेट टाइम. बट अभी तक की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें तो थोड़ा ये इसको असंख्यात काल के अंतर्गत लिया गया है. सो यू कैन नॉट से इन एग्जैक्ट फिगर और एग्जैक्ट ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स. I think infinity we can understand, and Sankhyat also, numerables we understand, but this Asankyat, that involves, according to me, I mean, I try to understand this, I am not an expert, but it means certain kind of uncertainty, that Yes. it cannot be defined precisely. It does not necessarily mean that it is a large or small, but when you say there is a Asankyat Samaya in one Avlika, it means it cannot be defined, it is not precise. Because there may be time dilation as we have in relativity, or things may be, there may be uncertainty because the universe itself
maybe expanding. So you can't define how many things are there, how much time it will take. So I think this is a very right problem to work on. And I would invite some experts if they are there. I think we can try to resolve this problem or at least understand it. This innumerable means some kind of uncertainty principle is involved. So like Heisenberg's principle is uncertain at the lower end, at the quantum end, when things are very small. I think there is another uncertainty principle which is applicable when things are very large. That way, I think we can define, but I'm ये यहाँ पर just जो telling that. ये देखिए, the period consists of an innumerable number of years multiplied by 10�7. Okay, so ये सिमली को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, सिमली से जो टाइम पीरियड है उसको डिफाइन कर रहे हैं. So you can just read out. No, this is very, I think, crude according to me. I think we have come far away from there, filling the pits and all that. We can numerically define these things much better. तो अच्छा है, ये वर्क करने का बढ़िया टॉपिक है. Each of the pit simile is converted into an ocean simply by multiplying its number of years by 10⁻15. This creates 2 categories of simile. So ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो किया है टाटिया साहब ने. Tatia Sahab was very knowledgeable. He knew all these agams very well, and he would only write what is given there. Our problem is we want to understand what it is. Yes. And it is not understandable as far as I am concerned. I don't know. तो अच्छा है, इस पे वर्क करने से एट प्रेजेंट में हमें किस तरह से समझना है वो समझना इजी हो जाएगा और सबके लिए कन्विंसिंग होगा थोड़ा सा. ये स्पेस का यूनिट्स बता रहे हैं. स्पेस का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सबसे बड़े यूनिट्स क्या हैं मेजर करने के, तो स्पेस के इसमें दिखा रहे हैं. ये देखिए दंडास, रैनीस और धनुष का आप जो कह रहे थे, क्या नाम है, कछरा सा. सो जैसे रत्नी, रैनी एंड दंडास. ये तो ऐसा है कि to start with we can convert everything in meters. As far as space is concerned and as far as time is concerned, we can convert everything into seconds. Because I think we should give up this very strange kind of units we are not familiar with, and that will bring some systematics into the whole thing. Now, the same thing happens when Raju is innumerable yojans or something like that. Now, of course, they knew very well all the mathematics. They don't have to say it is innumerable. It means it is fluctuating all the time. So there is some kind of uncertainty involved. But if anyone is interested here, can he convert this into meters and seconds, all these units, so we can have something which enters our mind, clearly? ये कैलकुलेशन जो भी है उसको आज की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है ताकि आने वाली जनरेशन पे उसको समझ पाए. नहीं तो ये टर्मिनोलॉजी हमें पता नहीं है ना एट प्रेजेंट में किसी को भी. सो इफ वी स्पीक नोबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट वी आर सेइंग. जी. सो बढ़िया. सो आज का वक्तव्य फिनिश है और अब 2 महीने का हम थोड़ा पॉज ले रहे हैं. सो आफ्टर 2 months वी विल बी बैक ऑन प्रज्ञापना सूत्र. Shesha ji, will you circulate some notice, please? काफी अच्छी चीजें हैं और बस इन पे वर्क करने की जरूरत है. एट प्रेजेंट में जो लैंग्वेज चल रही है, साइंस की लैंग्वेज या जो समझ में आने के रैशनल जो तरीका है इन चीजों को प्रेजेंट करने का, वो हमें थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है. शीशा जी, आप म्यूट में हो.
अभी तक आपने जो बताया समरी जी, जितना मेरे हिसाब से कुछ 12 जितना डिस्कोर्स हो गए अपने, तो उसका हम थोड़ा सा साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करने का भी टाइम मिल जाएगा और आपसे कांटेक्ट में भी रहेंगे, आपकी हमें सहायता भी जाएगी कुछ समझने के लिए। और मेरे लिए तो एक सरप्राइज ही हो गई कि आपने बोला कि मतलब अभी क्या कैसा उसको एक्सप्लेन करूँ कि 2 महीने तक आप एक कोर्स को ब्रेक दे रहे हो, तो कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखेंगे हम? कंटिन्यूटी तो जैसे अभी बनी थी वैसे ही बन जाएगी फिर वापस जब स्टार्ट करेंगे। नहीं वो तो सही है आपकी बात, देखते हैं कैसे, पर हम आपसे जुड़े, हम तो आपसे जुड़े रहेंगे। My suggestion is we should put every, people get habituated to these lectures and then they will join and call me up and so on. So आप जो है उसके समरीज बना के कुछ छोटे 15 मिनट के आप डाल दीजिए और we can discuss that. उसी को रिवाइव कर लीजिए ताकि सभी लोगों को पहले डाइजेस्ट होना चाहिए ना चीजें, और क्या उसको किस तरह से हमें हाइपोथेटिकली लेना है और वर्क करना है, उसकी प्लानिंग भी साथ में सबके दिमाग से आएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सही जी। हाँ, तो वो समराइज करते आपके साथ कांटेक्ट में रह के आपको कुछ के मतलब इस आगे किस तरह से करना है बताते रहेंगे। तो बाकी सब लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमसे जुड़े रहे। आगे हम ट्राई कर, हम बायोलॉजी में अशोक जैन साहब के साथ बात कर रहे हैं। अशोक जैन साहब का शायद अगर हेल्थ का इश्यू सॉर्ट आउट हो गया होगा तो वो हमारे से जुड़ेंगे और हमें साइंस और मतलब स्पिरिचुअल और साइंस बायोलॉजी के साथ साथ हमें समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो करीब 15-20 दिन के बाद ये शुरू हो सकता है, तो देखते हैं किस तरह से होता है। ठीक है भंडारी सर, आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, मैं तो ये जो एक सेशन खत्म हो गया ये बहुत ही अच्छा रहा, हमको कई चीजें सीखने को मिली। हाँ। इसलिए हम समरी जी के प्रति आप सबकी ओर से आभार प्रकट करते हैं। हाँ। पर जब तक हम इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे और ऐसी भाषा में नहीं लिखेंगे जो हमारे समझ में आए इजीली, क्योंकि हम सब कंडीशन हो गए हैं आज की लैंग्वेज में, वो वी टॉक ओनली ऑन सेकंड्स एंड मिनट्स एंड सो ऑन 10 टू पावर दिस एंड दैट, तो वो बहुत आवश्यक है। उसके बिना ये बहुत ही मुश्किल है इसको आगे बढ़ाना, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कई गूढ़ सत्य छिपे हुए होंगे अगर हम इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाए तो थैंक यू, बहुत बहुत आभार समरी जी आपका। आप सबको भी बहुत धन्यवाद है, और JS ऑर्गेनाइजेशन, JS को स्पेशली फॉर अरेंजिंग दिस लेक्चर सीरीज ऑन प्रज्ञापना सूत्र। And till today we have almost finished 12 lectures on Pragyapna Sutra, and still more than double number are still due. So we have to see that how we can finish the whole series. Yes, and we will get very amazing informations in the scriptures, which are very beyond imagination, and sometimes the science could not explore those things still today. So we have to take all these topics as hypothesis for working scientifically. So that is the need of the time. We have to come forward and work intensively and very actively. मैं ध्रुति जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे से जुड़े और हमें थोड़ा सा इस काम में सहायता करते रहे। उनका इंटरेस्ट देख के मुझे भी लगता है कि वो अच्छे से हमारे साथ जुड़ सकती है। तो ध्रुति जी आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। Sure. Thank you so much. I would be very happy. जितना काम करेंगे साथ में उसमें और मजा आएगा, and it will be really nice. I had one last question. हमने मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी है ना around your forehead I see colors and lights and forms that are like formless, they just keep coming and going. So what would that be? Okay, you are asking me? Yes, sorry, I wasn't clear, I'm sorry.
Okay, Yeah. okay. आपको था question कि It means you are perceiving some colors in your aura. I'm perceiving colors of my aura. Okay. Yes, yes, yes. Because it's formless, it keeps changing forms, but it keeps coming and going like a slideshow kind of a thing. And then sometimes it's black, purple, yellow, green, वैसा. Yes, yes. So these are the colors and they change according to your internal states of consciousness. Okay. तो मतलब पल में भी पूरे अगर 5 कलर दिखते हैं तो पल में भी आपका कॉन्शियसनेस का जो चेंज हो रहा है वो आपको you can get some feeling about that. Yes, yes. Okay. So it shows your internal states. So sometimes we are in very positive state, then positive colors appear in our aura. And sometimes we are in negative state, then negative colors appear in our aura. अच्छा. So it happens. अच्छा. Thank you so much. मैं तो आपके 2 ही लेक्चर सुनी, very lately I joined, but I look forward to जब भी आप शुरू करेंगे वापस. Definitely. Okay, thank you. Thank you. Thank you for coming and joining. No. Our punya. Now you have to work on time unit, okay? Okay. I have got a project now, so I will. This can be a very great project and very time-taking project, but you have to do. No, I have the time, so I'll put the time to good use and hopefully at least do some comparative study on the book that I read. That will be a way to start. Thank you. Okay. Yeah. शेषा जी एक लेक्चर रख दीजिए द्रुति राठी का. हाँ, द्रुति जी को मैंने एक्चुअली पर्सनल में मैसेज भेजा था, पर शायद उन्होंने पढ़ा नहीं. मुझे उनकी कांटेक्ट आईडी और कांटेक्ट नंबर चाहिए. तो द्रुति जी आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर मैं आपको मैसेज कर रही हूँ वापिस, तो आप उसके ऊपर आपका कांटेक्ट जो भी. नहीं, I have got it. I'll give it to you. ओके. हाँ, आप द्रुति जी से बता रहे थे तब मैंने सुना था, तो मैंने उनको पर्सनल में मैसेज डाला है चैट पे. I'm sorry, I might have missed it. ध्यान में नहीं है मेरा, but I'll look into it. Okay, no problem. सर के पास है तो मैं ले लूंगी, no problem. भंडारी जी, मैंने सुरेंद्र जी से कहा है कि जिस तरह से साइंटिफिक स्टडी के लिए एफर्ट कर रहा है और भंडारी जी जैसे साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं, तो सुरेंद्र जी आप इस तरफ ध्यान देंगे कि किस तरह से वो जेएस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. This work we can do it all together only. It is not somebody's work, but I think it has come out very well with this conclave and the reactions I am getting. So I think if we don't take it forward, it will be a lapse on our part. तो सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी कुछ कहेंगे आप? सुरेंद्र जी, would you like to say something? आप म्यूट है. हाँ. सिंघवी साहब, हाँ आप म्यूट है. हाँ, सुशीला जी इसको अनम्यूट करिए. Sorry, okay, that's why he was not able. Okay. हाँ, सुरेंद्र जी हैं यहाँ पर. हमारा काफी डिस्कशन हुआ. मैंने कहा कि भंडारी जी इस तरह से लगे हुए हैं, जो इतना बड़ा साइंटिस्ट जो करोड़ों के प्रोजेक्ट पे वर्क करता था, उसको लाखों तो कोई उसके लिए कुछ खास बात नहीं है, बट ये प्रोजेक्ट तो लाखों में ही चल रहे हैं, अभी करोड़ों वाले नहीं है. समाज इसको सपोर्ट कर सकता है आराम से. कमला जी के साथ भी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी मेरी. Let us see if she can think about doing some activity. ये सिंघवी जी से सुनिए. सिंघवी जी बहुत एक्टिव है. वो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं. मैंने भाई साहब को आपने भेजा, वो भी शायद पढ़ रहे होंगे, तो उनसे मेरी अभी बात नहीं हुई. उसके बाद अभी करूंगी मैं इस वीक में. There is no hurry. ये बहुत अच्छा है कि आप ज्वाइन कर रही हैं, तो इट इज अ बिग एनकरेजमेंट फॉर अस. ये मेरे को तो एक तरह से मेरे लिए तो पूरा नया ही है सब कुछ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. तो आई रियली गेटिंग वेरी बेनिफिट ऑफ इट, यू नो, कि धर्म क्या है और साइंस क्या है. मैं तो ये हमने वो दो प्रोसीडिंग्स प्रिंट की है और एक अंडर प्रिंटिंग है. उस पे किसी के रिएक्शन नहीं मिले मेरे को. तो इफ यू हैव एनी रिएक्शंस और कमेंट्स टू इम्प्रूव अपॉन इट, I hope you all got that. Yes. The first issue and the second one is on Loka and the third one is coming on Gyan Mimamsa. So wo abhi it is under preparation. So I think we are
producing authentic material on these various concepts, so that any confusion is there, it can be removed. So please send me any comments you have. सुरेंद्र जी को भेजा कि नहीं आपने दोनों प्रोसीडिंग्स? I got one proceeding. He says he I'll got, send you the other one also. okay. One that was ITT Bombay. यस, आईआईटी मुंबई, वो आपने बुक भेजी है ना, आईआईटी मुंबई वाली कॉन्फ्रेंस की बुक। Right. जी। नहीं एक हम proceedings of the Jain Academy of Scholars. If you haven't got it, I'll send it tomorrow. Yeah, please do send. He said he didn't get it. Yes, that is very interesting because that has research papers by various experts. Okay. Ashesha ji, shall we close now? हाँ, सिंघवी जी को सुन लीजिए, भंडारी जी सिंघवी जी को सुन लीजिए। हाँ, sure. When are you coming to visit us? आप कब आ रहे हैं यहाँ पे, पूछ रहे हैं। I'll be there in July, first week or second week of July. अभी तो मैं इंडिया में हूँ, and I hope to meet you sometimes. Yes. I'll be in San Francisco mostly, but a small travel here and there. So I hope to meet you. Okay. You hope so. How's Indira Gandhi? Indira Gandhi. Who Indira Gandhi? आपकी wife? Indira is my wife's name. Right. वो पूछ रही कैसी? दो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी, दो एक जगह दो। नाम से क्या होता है सर? काम से होता है। काम तो होता है। I published a book. ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की थी। अच्छा, हाँ, आपने बताया था मुझे। राइट। हाँ, आपने बताया। आप आइए तो देंगे हम आपको। Yeah, we will send to you when you are in San Francisco. We'll mail it to you. जी, surely. Okay. और चलिए, बहुत अच्छा लगा। Yeah. Anything else? So when is next program? ये वैसे हर गुरुवार को थर्सडे को लेक्चर रखते हैं, पर हमने कहा कि अभी 2 महीने हम हो सकता है इधर उधर थोड़ा ट्रेवलिंग में रहेंगे, तो 2 महीने पोज करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जो भी लेक्चर का रहे, सूचनाएं कुछ भी बीच में होते हैं तो आप सुरेंद्र जी को भेजते रहें ताकि वो अटेंड कर सकते हैं। जी, श्योरली। आपका ईमेल आईडी जो है वो इनको अवेलेबल करवा दें। नहीं है, मेरे पास है सब। आई एम इन टच विद हिम। ओके। तो अपना जो भी एकेडमी का प्रोग्राम जाता है ना, अपना मंथली या वीकली जो भी, सो चला जाए। जी। Ashesha ji, can we come to, Yes. जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स और साइंस एंड स्पिरिचुअल रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम आशा करते हैं कि हम बहुत जल्द ही वापस ये सीरीज को शुरू करें। ये गैप तो पता नहीं कैसे हम फिल कर पाएंगे, पर एनीवे, और मैं आपको आज का मंगल आशीष के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। हाँ, कमला जी, सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।